मॉनेटरी पॉलिसीज के इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं ताकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज की जाए, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सचेंज रेट होती है, एक्सचेंज रेट का आइडिया मैं आपको बताती हूँ कि $1 कितने रुपये में आता है, ठीक है। आपकी मनी, आपकी जो लोकल करेंसी है वो फॉरेन करेंसी के कितने इक्वलेंट है, ठीक है। आपकी $1 जो है वो आपका 170 या 176 रुपीज का आता है। जब ये उसके टाइम का था, क्या नाम है, PMLN की बात करें या PPP की बात करें तो उस टाइम $1 जो है वो 70-60 इस तरह का था, ठीक है। उस टाइम हमारी एप्रिसिएट हुई थी वैल्यू करेंसी की। डेप्रिसिएट का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस ऑफ जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं और वो आपकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाती है। मनी टर्म्स में तो इंक्रीज कर जाती है, रियल टर्म्स में नहीं कर सकते, क्योंकि रियल टर्म्स में जब तक एक्सपोर्ट की गुड्स तैयार नहीं होंगी, आप एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं होंगे, आप वैल्यू कर करके उस तरह। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि हम ये जो डेप्रिसिएट कंट्रीज करती है ना, डेप्रिसिएशन होती है, ये मोस्टली जो है ना ये डेवलप कंट्रीज करता है या वो कंट्रीज करते हैं जिसमें आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होती है। जैसे चाइना हो गया, चाइना एक्सपोर्ट बहुत करता है, ठीक है। चाइना डिप्रिसिएट कर जाएगा तो वो डिप्रिसिएट करता रहेगा तो वो उसको बेनिफिट होगा, उसको उसके उसके मुल्क में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज्यादा आएंगे, ठीक है। बट हम जो कंट्री है, पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टिंग कंट्री है। जब हम डेप्रिसिएट करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी तो बढ़ती नहीं है, एक्सपोर्ट की प्राइस तो इंक्रीज कर जाती है, एक्सपोर्ट वो होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज होगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इम्पोर्ट गुड्स होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, मशीनरी होगी, केमिकल्स हो गए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होगी, वो जो इम्पोर्ट प्राइसेस होती है ना वो इंक्रीज कर जाती हैं। तो जैसे इंक्रीज कर जाती है ना, उसकी वजह से हम लोग इम्पोर्ट्स हमारी जो है वो महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा। वाटर सिस्टम नहीं है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन भी एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक पार्ट आता है। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, टू मच मनी एक रोटी जो $2 की थी आज वो $15 की है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, आपकी $13 के जो वो आया है, डिफरेंस आया $13, आपका इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर दिया। रिसेंटली हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 12% जा रहा है, ठीक है। हम लोग एक रिटेल प्राइस से, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स से और CPI से हम लोग मेजर करते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, कॉजेज होती हैं। एक डिमांड इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली जो होती है इंटरेस्ट को कट करके, आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज करके और हाई वेजेस के साथ होती है, ठीक है। और कॉस्ट पुश जो होती है वो बेसिकली डिवैल्यूएशन, इंक्रीज द वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन के कॉन्स भी हैं, प्रोज भी हैं। अब असल में बात ये है कि आपकी जो है इन्फ्लेशन आपके जो है मुल्क में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, बट टू मच नहीं होती, वो लेस देन 5% होनी चाहिए, लेस देन 2% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लेस देन 4% होनी चाहिए।
सिंगल डिजिट होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट जाती है, 12%, 10%, 11%। अभी रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने उन्होंने वो की थी 12%। अभी जो वजीर आजम का जो खिताब आया था, उन्होंने कहा जी हमारी तो 8% रही है, 8% नहीं रही उनकी। 2000 कोविड की बात की तो कोविड में 11% गई, फिर इसके बाद 9% पे 9% से फिर दोबारा 11%, 10% पे गई, फिर 11% पे गई और अब 12% पे गई। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी एक हद तक तो जो है आपकी ग्रोथ को बूस्ट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? डिमांड की जो होती है जो है क्या नाम है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकती है आपकी, और आपकी प्राइसेस से रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, कॉजेस बता दिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग की, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर फैक्टर। मेजर कौन कौन से हो सकते हैं? फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से आप, और कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं बताती हूँ इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है। अच्छा, नॉन इन्फ्लेशन इसलिए ज़रूरी होती है, समटाइम्स आपको जो है ना इन्फ्लेशन की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, लाइक 5% इन्फ्लेशन रहे, या जैसे इंडिया में 6%, 4% से ज़्यादा नहीं जाती, बांग्लादेश में 6 और 4% से ज़्यादा नहीं जाती। ठीक है, इन्फ्लेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि आपकी जो ग्रोथ होती है, या आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है, वो इनको इंक्रीज करने के लिए की जाती है। देखो, जब तक मार्केट में पैसा नहीं होगा, लोग खर्च नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन का ताल्लुक वैल्यू आपकी जो है आपकी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, आप एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि आपके मुल्क में कौन सी चीजें आ रही हैं मॉनेटरी टर्म्स में, और कौन सी चीजें बाहर जा रही हैं। ठीक है, उसमें आपकी जो है करंट क्या नाम है, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है। अच्छा, इंडिया ये जो आईएमएफ ने बताया, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो अलग-अलग किया जाता है, बट हमारे मुल्क में और इंडिया के मुल्क में, हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, तो इसलिए हमारा करंट और जो कैपिटल अकाउंट है वो एक बना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, केंडल बर्गर ने जो है वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात की थी, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल economic transactions between the residents of the reporting and residents of the foreign country during a given period of time। ठीक है, आपके मुल्क में जो पैसा आ रहा है, आपके मुल्क से जो पैसा जा रहा है, ठीक है, जो लोग फॉरेन में बैठे हैं, जो हमारे मुल्क में बैठे हैं, उन सबको के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पता ही लग जाता है कि हमारी जो है हमारे मुल्क में कितना, हमारे कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, हमें कितने पैसे की जरूरत है, हमने रिफंड करनी है नहीं करनी, हमने फंड्स लेने हैं या नहीं लेने, ये चीज इंपॉर्टेंट देती है। ठीक है, एक समरी नहीं बनाते, रिजल्ट बनाते हैं अपने पेपर का, एक आपको पेपर का रिजल्ट आता है कि जी आपने पूरे साल की मेहनत, आपने ये पेपर किया है। ठीक है, पूरे साल में आपने जो है ये काम किया। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है। इसी तरह बीओपी भी आपको रिजल्ट ही बता रहा होता है कि कितनी हमारी हुई है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, डबल एंट्री की जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, और विजिबल एंड विजिबल
आइटम्स की बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है कि वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाइटल फॉर द कंट्री, मतलब क्यों जरूरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिक स्टेटस को रिवील करती है कि हमारे मुल्क कहाँ पे बैठा है, हमारा मुल्क किस जगह पे जा रहा है, ठीक है। आपकी करेंसी को एप्रिसिएट की जरूरत है या नहीं है, या डेप्रिसिएट करने की जरूरत है या नहीं है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में भी मैं डिटेल में बताती हूँ आगे जाके, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने में बड़ी आसानी होती है कि आपको फिस्कल पॉलिसीज कौन सी लगानी है, ट्रेड पॉलिसीज कौन सी होती है। फिस्कल पॉलिसीज में आती है आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। आपके टैक्स इंक्रीज करने हैं या नहीं करने हैं, ये फिस्कल पॉलिसीज आ जाती है। फिस्कल में क्या होता है कि आपकी टैक्सेस के बारे में आता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में बात की जाती है। कोई भी आपसे पूछे फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी ये है जिसमें आपके टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें। ट्रेड पॉलिसीज क्या होती है, जिसमें आपकी कोटा सिस्टम की बात की जाती है, आपकी टैरिफ्स की बात की जाती है, आपकी सब्सिडी की बात की जाती है। कोटा एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दी जाती है कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में अगर मशीनरी आ रही है तो हम कहेंगे कि इतनी डॉलर्स की मशीनरी आ सकती है, या इतनी अमाउंट में मशीनरी, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आ सकते मशीनरी के, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। ये कोटा सिस्टम होती है, इससे ज्यादा आए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। टैरिफ्स क्या होता है कि जैसे आप टैक्स लगा देते हैं इम्पोर्ट्स पे, कि मुझे मेरे मुल्क में जैसे बाहर की जो ब्रांडेड शैम्पूज हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, शूज हो गए, आपके बैग्स हो गए, आप जब वो बाहर से मंगवाते हैं तो कस्टम देना पड़ता है आपको, ठीक है। आपको टैरिफ्स देने पड़ते हैं, टैरिफ्स देने के बाद आपको पैसे आप देंगे, वो डबल चीज होगी। जो 100 रुपए की थी चीज, वो आपको 200 रुपए में बढ़ेगी, वो 100 रुपए का टैक्स लग गया आपका इम्पोर्ट पे, ठीक है, वो टैरिफ लग गया, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडी ये होती है कि हमारे मुल्क से जब चीजें बाहर जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमें 200 की पड़ी थी, तो हम कह देते हैं हम 150 में आपको देंगे, मतलब एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो एनालिसिस करने के लिए कि आपको कौन सी डीलिंग करनी पड़ती है इकोनॉमिक के लिहाज से, ठीक है। टाइप्स कौन कौन सी होती है, करंट होती है, करंट अकाउंट होता है जिसमें आपकी जो है इनकम के फ्लोज के बारे में बताए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, लाइक दिस, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें आपकी करंट अकाउंट में फिजिकल, फिजिबल और इनफिजिबल। फिजिबल का मतलब है देखने वाला, मतलब आप टच कर सकते हैं। इनफिजिबल जिसको हम टच नहीं आता, ठीक है। फिजिबल में आप क्रूड ऑयल्स हो जाती हैं, कार्स हो जाती है, मोबाइल्स हो गया, मतलब मशीनरी वगैरह की बात कर जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो इनफिजिबल में आते हैं, इनकम्स हो जाती है, सर्विसेज आ जाती हैं, ट्रांसफर्स आ जाती है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में आपका क्या आता है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितनी बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, बाहर से लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। लोन्स होते हैं, ठीक है। आपकी लोन्स एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा अच्छा जी। अब फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात करें, तो कल हम बात कर रहे थे ऑब्स्टिकल्स में, इकोनॉमिक उसमें, कि हमारी कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम होता है, जिस वजह से हमें मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन कंट्री इन टर्म ऑफ अदर कंट्री। जैसे $1 आपका 170 या 160 रुपीस का मिलता है, ठीक है। आपके डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं एक्सचेंज रेट के, कि आपकी डोमेस्टिक आउट इनकम कितनी है और फॉरेन इनकम कितनी है, ठीक है। आपकी डी से मतलब है डोमेस्टिक, ठीक है। एफ से मतलब फॉरेन, ठीक है। आर से मतलब इंटरेस्ट रेट,
इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट क्या है और फॉरेन इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज रेट हमारा बेसिकली क्या है, एक फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है और एक मैनेज फ्लोटिंग है, ठीक है। फिक्स्ड में लाइक जब ये पीपल्स पार्टी थी या ये क्या नाम है, पीपीएल थी, पीएमएलएन थी, उस टाइम फिक्स एक्सचेंज रखा गया था कि आपकी जो है डॉलर की प्राइस जो है वो 60 से अबव नहीं, आपको मतलब आर्टिफिशियल वे से आपको जो है वो 60 रुपीज की गई थी। लेकिन जैसे ही आपने इसको फिक्स से हटा के फ्लेक्सिबल पे गया तो आपका डॉलर 170 160 पे गया, ठीक है, फ्लेक्सिबल पे कर दिया। और अब जो हमारा डॉलर चल रहा है, जो हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा है वो मैनेज फ्लोटिंग पे चल रहा है, ठीक है, मतलब फिक्स भी और फ्लेक्सिबल दोनों मिक्स चल रहे हैं, ठीक है। फिक्स में आपका ये होता है कि आपकी जो डिमांड जो डॉलर की होती है और सप्लाई जो होती है वो दोनों इंक्रीज कर रहे होते हैं, दोनों एक ही मतलब एक लेवल पे जा रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फ्लेक्सिबल में होती है डेप डिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन, सॉरी, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। बेसिकली डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपका एक डॉलर 60 रुपीज का था पहले, ठीक है, आपने करेंसी की डीवैल्यू कर दी। आपने करेंसी को डीवैल्यू का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल वे से डीवैल्यू कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, होती एक ही चीज है लेकिन एक गवर्नमेंट करती है, एक मार्केट करती है, ठीक है। जो डिवैल्यूएशन होती है वो गवर्नमेंट करती है आर्टिफिशियल वे से, और डेप्रिसिएशन जो होती है वो कौन करता है, मार्केट करती है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने या मार्केट ने सोचा कि एक डॉलर 60 रुपीज का था, अब हमें जरूरत है कि हमें मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स चीप हो जाए, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो प्राइसेस एक्सपोर्ट्स की वो कम हो जाए, ठीक है। अब वो हुआ ये कि जैसे ही वो प्राइसेस कम हुई ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी $1 जो था वो 60 का था, आपने डीवैल्यू किस तरह किया, आपने $1 जो है आपने 100 रुपीज का कर दिया। एक डॉलर की जगह आपको 60 रुपीज देने पड़ रहे थे। जैसे ही आपने करेंसी डीवैल्यू की या डिप्रिसिएट की, तो आपका एक डॉलर के बजाय आपको 100 रुपये मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं, तो आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी ना, आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, ठीक है। ठीक, ये वाली बात समझ आई ये नहीं, ये मुझे जल्दी से बता दो फटाफट। बताती हूँ कैसे रिड्यूस है। डिवैल्यूएशन आपकी करेंसी, देखो बात ये है कि बात की डिमांड सप्लाई की गैप को अफेक्ट करती है एक लिहाज से, क्योंकि देखो हमारे जो करेंसी, हमारे जैसे डॉलर वो कर जाता है, हमारी करेंसी डीवैल्यू जाती है। हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल्स की चीजें हैं, पेट्रोलियम से बनी हुई चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। अब होता ही है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो प्राइसेस तो इंक्रीज कर गई थी ना, इंपोर्ट की प्राइस इंक्रीज कर गई तो हमारा क्या हुआ, नुकसान हो गया। अब जब वो मार्केट में आएंगी, आपको पेट्रोल मिलता था, ठीक है, वहां पे आपको 200 का पेट्रोल मिल रहा है। अब क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आपकी प्राइसेस ओवरऑल ओवरऑल जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं डॉलर की प्राइस इंक्रीज कर गई है, इस वजह से हमारी प्राइसेस भी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। आपके इनडायरेक्टली आपकी डिवेल्यूशन का इफेक्ट हमारी मुल्क में भी आता है, मतलब वो हमारी मार्केट में जरूर आएगा, ठीक है। ये क्लियर होगा। हाँ, कैसे करते एक्सचेंज रेट ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है।
और मैडम इकरा की क्लास में किसी को पूछना हो सवाल? ठीक है। आपको क्लियर है? सवाल जिन्होंने किया था, डज डिमांड सप्लाई गैप अफेक्ट द डिवैल्यूएशन? मुझे ये ना मैसेज कर दो ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है? मैं बताती हूँ कैसे एक्सचेंज रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या होता है कि आपके इफेक्ट क्या पड़ता है डिवैल्यूएशन के? देखो, $1 जो था वो आपको 60 का था, अब डिवैल्यू कर दिया आपने करेंसी की, या डेप्रिसिएट कर दी करेंसी की, तो वो $1 100 रुपीज की हो गई। ठीक है। अब डॉलर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपने 60 रुपए देने थे वहां पे आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। वो आपको 100 रुपए का पड़ गया था। आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस क्या? जब आपकी एक्सपोर्ट्स सॉरी इंपोर्ट जब इंक्रीज इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगी ना, तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, या आपकी जो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट कर जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? फिर एप्रिसिएशन जो है उसका उल्ट होता है कि $1 आपका 100 रुपीज का था, आपने करेंसी को एप्रिसिएट कर दिया, मतलब आपने $1 60 रुपीज का कर दिया। तो जहां पे 100 रुपए था, 100 रुपए की जगह आपको 60 रुपए हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ? आपकी एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गई। ठीक है, मतलब 40 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। एप्रिसिएशन में आपके 40 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे थे, सॉरी डेप्रिसिएशन में, एप्रिसिएशन में आपके 40 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस तरह से। अच्छा, आपने कहा था, मुझसे पूछा था ये एक्सचेंज रेट को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ओपन मार्केट की तरफ ले जाएं। इन्वेस्टमेंट, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाए। एक सेविंग रेट जो है पूरे मुल्क से भी ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी हमारे मुल्क की, हम लोगों पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है, क्या नाम है उसका, एक्सटर्नल लोन्स पे डिपेंड नहीं गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारी करेंसी इंक्रीज करते करते से ये क्या होगा कि हमारी इंटरनल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, पॉलिसीज को इफेक्ट, डेफिसिट को वो कंपनसेट करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। चाइना ने ना मैं कहूँ तो चाइना ने हमेशा, आवाज कट कट के आ रही है, रिफ्रेश कर लो। सबको कट कट के आ रही है, रिफ्रेश कर लो, शायद आ जाएगी। वो खराब है, अभी भी खराब आ रही है मेरी आवाज? आप लोग अभी, नहीं नहीं, आप दोबारा रिफ्रेश करोगे हो जाओगे, आवाज आ जाएगी मेरी। अच्छा, अब हुआ ये था कि चाइना ने अपनी करेंसी को कैसे मजबूत किया, या चाइना ने अपनी करेंसी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया था। उन्होंने ना ऐसी पॉलिसीज बनाई थी, उन्होंने इंटरनल जो थी ना
2000 तक वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंटर ही नहीं हुआ। ठीक है, 1950 में आज इकॉनमी देखे कहाँ जा रही है। ठीक है, रिडक्शन था मुझसे। मेरी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? मैंने अब रिफ्रेश की है।